जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, आपके लिए मैंने पार्ट 1 कक्षा विज्ञान का जो पहला पार्ट है उसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो इन सब के बारे में मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया था। अब इस दूसरे पार्ट में मैं आपको रासायनिक समीकरण लिखने के क्या नियम हैं और रासायनिक समीकरण किस प्रकार संतुलित किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो अभी तक जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे आगे आने वाले महत्वपूर्ण पाठों के वीडियो आपको सबसे पहले उपलब्ध होते रहेंगे। तो चलते हैं इस टॉपिक पर, पढ़ते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण के नियम। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके जानने के बगैर आप किसी भी रासायनिक समीकरण को सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे। तो जानते हैं एक एक करके वो क्या है नियम। तो आपके सामने पहला नियम जो आ रहा है वह है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को बाईं तरफ तथा उत्पादों को दाईं तरफ लिखा जाता है। तो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है उसमें दो साइड होते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड होती है यानी बाईं साइड होती है, वहाँ पर आप अभिकारकों को लिखेंगे, और जो राइट हैंड साइड होती है वहाँ पर आप उत्पादकों को लिखेंगे। ये नियम होता है। इसके पश्चात जो दूसरा नियम है वो आप देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक होने पर उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? प्लस का चिन्ह। ये रासायनिक अभिक्रिया में अगर एक से अधिक क्या हो अभिकारक, तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। इसके पश्चात तीसरा जो नियम है वो है, आप देखेंगे इसमें कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पाद को अलग अलग करने हेतु तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी अभिकारकों एवं उत्पाद को अलग अलग करने के लिए हम लोग तीर का निशान का उपयोग करते हैं। इसके पश्चात अगला जो है इसमें नियम, चौथा नियम, वो आप देख रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद को उनकी भौतिक अवस्था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, के साथ निरूपित किया जाता है। भौतिक अवस्था यानी कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है या गैस अवस्था में है, तो उसके आप संकेत के रूप में उसको निरूपित करेंगे कि वो ठोस अवस्था में है कि द्रव में है या फिर गैस अवस्था में है। इसके लिए एक उदाहरण के द्वारा आपको मैं इसको समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। इसमें एक उदाहरण लिखा है H2, और H2 को हम लोग प्लस करके O2 लिख दिया हमने, और तीर का निशान 2H2 हो। जैसे कि आपको बताया था कि जब दो अभिकारक होंगे तो उनको प्लस के निशान के द्वारा अलग कर दिया जाता है, और एवं अभिकारकों और उत्पादों को अलग करने के लिए तीर के निशान का उपयोग करते हैं। ये हमने आपको पहले बताया था। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारे अभिकारक हैं और ये हमारे उत्पाद हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद को उनकी भौतिक अवस्था के साथ निरूपित किया जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे ये जो हाइड्रोजन है ये गैस अवस्था में है, तो यहाँ पर जी लिखा गया है गैस के लिए। ऑक्सीजन भी गैस है तो यहाँ पर जी लिखा गया है गैस के लिए, और दोनों मिलकर पानी बनाते हैं यानी ये द्रव अवस्था है यानी लिक्विड लिखा गया है एल। तो जी का मतलब गैस, गैस लिक्विड। तो इस प्रकार से उनकी भौतिक अवस्थाओं को यहाँ पर दर्शाया जाता है। इसके पश्चात नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पाँचवां पॉइंट कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। यानी ऐसा भी कोई समीकरण जब आपको दिखाई देगा जहाँ पर आपको तीर के ऊपर या नीचे आवश्यक परिस्थितियों को लिखना पड़ेगा, जैसे ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है आदि को तीर के निशान के ऊपर नीचे दर्शाया जाता है। इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा
आप देखेंगे यहाँ पे एक रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है CaCO3, ये सॉलिड स्टेज में यानी ठोस अवस्था में है, तीर का निशान। फिर इसके पश्चात 2 यहाँ पर उत्पाद बने हुए हैं CaO + CO2, ये भी ठोस अवस्था में है, ये गैस अवस्था में है। अब आप देखेंगे तीर के निशान के ऊपर यहाँ पर ऊष्मा लिखा हुआ है, यानी इसको गर्म किया गया है, हीट किया गया है। तो यही इसमें लिखा हुआ था कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। तो जैसे इस प्रकार से ये दर्शाया गया है। तो ये थे आपके इसमें एक और उदाहरण के द्वारा आप देखेंगे, जैसे कि दूसरा उदाहरण है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन गैस से होती है, तीर का निशान, और यहाँ पर मेथिल अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पर 340 ATM मतलब 340 जो वायुमंडलीय दाब है, इसको हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो ये आप देखेंगे तीर के निशान के ऊपर ताप, दाब आदि उत्प्रेरक को दर्शाने के लिए यहाँ पर ये परिस्थितियाँ लिखी जाती हैं। तो ये 2 उदाहरणों के द्वारा आपको बताया, एक में ऊष्मा और एक में दाब के द्वारा ये उत्प्रेरक जो कि तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं। तो इस उदाहरण के द्वारा आपको मैंने इनके एग्जाम्पल के द्वारा इनको समझाया। अब इसके पश्चात आप देखेंगे, ये तो हो गए आपके पूरे रासायनिक समीकरण लिखने के 5 नियम, जो कि आपको पता होने चाहिए अच्छे से, जिससे कि आप रासायनिक समीकरण को अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। इसके पश्चात आप देखेंगे जो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, जो आपको हमने पहले बताया था कि जो समीकरण होता है उसको संतुलित कैसे किया जाता है। तो आप देखेंगे कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में भी इसके बारे में बताया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो इसके लिए एक नियम आपको मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के कुल द्रव्यमान समान होने चाहिए, यानी कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए, यानी द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। अगर वो द्रव्यमान बराबर नहीं होगा तो वह रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होगा। तो इस प्रकार इसको करने के लिए हमारे सिलेबस में एक विधि है जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। इसके माध्यम से हम लोग लगातार प्रयास करके समीकरण को संतुलित करते हैं, और जब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि वो समीकरण संतुलित ना हो जाए। तो इसके लिए आपको एक उदाहरण के द्वारा हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। तो उसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो इसके लिए आपको जो विधि है वो है हिट एंड ट्रायल विधि। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, इसमें जो एक समीकरण लिखा हुआ है, इसमें आप देखेंगे इसमें Fe + H2O, तीर का निशान Fe3O4 + H2। तो इसमें आयरन है, आयरन की क्रिया पानी से हो रही है, और इसमें ये आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बन रहा है। तो ये समीकरण संतुलित है या नहीं, इसको किस प्रकार से हम लोग चेक करेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग जो इसमें तत्व हैं उनको अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे कि ये आयरन लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे ये आयरन लिखा हुआ है तो इसको मैं यहाँ पर Fe, इसका एक बॉक्स बना लेता हूँ। इसके बाद H2O, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसका एक अलग बॉक्स बना लेता हूँ। इसमें भी देखेंगे आप तो आयरन है और ऑक्सीजन है, इसका भी एक बॉक्स बना लेते हैं, और इसमें हाइड्रोजन है तो इसका भी एक बॉक्स बना लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे सर्वप्रथम यहाँ पर आयरन की संख्या कितनी है, 1 है, और जो राइट हैंड साइड है ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। तो दोनों ओर हमको परमाणुओं की संख्या बराबर रखना है।
तो अगर बराबर है तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा, अगर बराबर नहीं है तो वो हमारा समीकरण असंतुलित है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग आयरन 1 है, यहाँ पर आयरन 3 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। तो इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब चूँकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ आयरन 3 है, यहाँ पर आयरन 2 है, तो इसको चूँकि यहाँ 3 है, यहाँ 1 ही है, तो यहाँ पर हम लोग 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आयरन 3 हो जाएंगे। तो ये और ये बराबर हो जाएगा। इसके पश्चात हाइड्रोजन देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। तो 1 को 4 करने के लिए हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन में 4 का गुणा कर देंगे। तो चूँकि जब ऑक्सीजन में 4 का गुणा होगा तो हाइड्रोजन में भी 4 का गुणा होगा, क्योंकि H2O को अलग नहीं किया जा सकता, पानी का जो सूत्र है वो वही रहेगा। तो ये जो पूरा जो हमारा फार्मूला है, इसमें अगर हम 4 ऑक्सीजन बढ़ाते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन की भी संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ 4 ऑक्सीजन करते हैं तो 4 दूनी 8 यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएंगे। तब जब यहाँ 8 हाइड्रोजन होंगे तो आपको यहाँ पर भी जो चूँकि पहले से 2 हाइड्रोजन है तो इसको 2 को 8 करने के लिए हमको यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब जो हमारा नया समीकरण बनेगा वो आप देखेंगे, यहाँ पर इस वाले बॉक्स में हमने 3 का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा किया था, तो इसके आगे हम लोग 3 लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3Fe प्लस इसके पश्चात हमने इस वाले सूत्र में 4 का गुणा किया है तो आगे हम लोग 4 लगा देंगे 4H2O, फिर इसके बाद तीर का निशान, फिर हम यहाँ पर इसमें हमने किसी भी प्रकार का कोई गुणा नहीं किया है तो इसको सेम ऐसा ही लिखा रहने देंगे Fe3O4 Fe3O4। इसके पश्चात यहाँ पर प्लस करके हम लोग, चूँकि इस वाले बॉक्स में हमने 4 का गुणा किया है तो हम लोग यहाँ पर 4H2 लिख देंगे। इसके पश्चात हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 Fe हैं, यहाँ पर भी 3 Fe है, यहाँ 4 दूनी 8, यानी यहाँ हम देखें अगर तो Fe की संख्या 3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 8 है और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 4 है। अब हम लोग इस साइड देखते हैं, ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर हम देखेंगे Fe हमारे 3 हैं और हाइड्रोजन हमारे 4 दूनी 8 हैं और ऑक्सीजन हमारे 4 हैं। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ जो परमाणु की संख्या है यानी कुल द्रव्यमान है वो कैसे हैं, समान हो गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया है। कैसा हो गया है, संतुलित समीकरण हो गया है। तो इस प्रकार से आप हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करके एक असंतुलित समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो जो संतुलित समीकरण होता है उसकी एक खास विशेषता ये होती है कि यह समीकरण पूर्णतः द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरी तरीके से द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। इसमें बाएं साइड और दाएं साइड दोनों साइड जो द्रव्यमान है वो कुल द्रव्यमान बिल्कुल बराबर है, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के कुल द्रव्यमान समान होने चाहिए। यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको एक और उदाहरण के द्वारा मैं इस समीकरण को संतुलित करना बताता हूँ। एक दूसरा समीकरण हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण है, एक समीकरण लिखते हैं HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, तीर का निशान, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस
H2O। तो इस समीकरण को हम देखेंगे कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं। तो पहले हम लोग इस वाले बॉक्स में अब हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बराबर 1 है, नाइट्रोजन हमारे 1 हैं और ऑक्सीजन हमारे 3 हैं। तो ये वाला इस वाले बॉक्स की हो गई। इसमें हमारा कैल्शियम 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे 2 हैं और हाइड्रोजन भी हमारे यहाँ 2 हैं। अब हम लोग देखेंगे, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग राइट हैंड साइड में देखते हैं। यहाँ पर कैल्शियम हमारा 1 है और ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर 3 दूनी 6 हैं और जो नाइट्रोजन है हमारे यहाँ पर 2 हैं इस वाले बॉक्स में। और इसमें हम लोग देखेंगे तो हाइड्रोजन हमारे 2 हैं और ऑक्सीजन हमारा 1 है। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो अब यहाँ आप देखेंगे कि ये समीकरण जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पूर्णतः पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैल्शियम 1 है, इधर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 और 2 5 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 और 1 7 हैं और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है। तो इस प्रकार से ये जो समीकरण है ये अभी हमारा समीकरण असंतुलित स्थिति में है, असंतुलित स्थिति में है, यानी ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रहा है। ये हमारा जो समीकरण है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रहा है। अब इसको हमको संतुलित करने के लिए हमको यहाँ पर हिट एंड ट्रायल विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल विधि, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कैल्शियम जो है वो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, कैल्शियम हमारा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये बिल्कुल सही है हमारा। इसके पश्चात यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है। तो इस नाइट्रोजन को 2 बनाने के लिए हमको यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो जब हम 2 से यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ हम शुरू में 2 लगा देंगे तो हमारे जो हाइड्रोजन है वो भी 2 हो जाएंगे। चूँकि हमें पूरे में गुणा करना पड़ेगा ना, तो ये भी 2 हो जाएंगे और नाइट्रोजन भी 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन हमारे 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसके पश्चात जो हमारा नाइट्रोजन है वो 2 हो गए और ऑक्सीजन हमारे 6 हो गए। अब नाइट्रोजन बराबर हो गए और कैल्शियम बराबर हो गया। अब हम देखेंगे हमारे जो ऑक्सीजन है इसकी संख्या देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 6 दूनी 8 और यहाँ पर 6 और 1 7। तो यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन। अगर हम लोग 8 करना चाहें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देते हैं 2 का। तो यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन 6 और 2 8, यहाँ 6 2 8, तो ऑक्सीजन भी हमारे बराबर हो गए। अब इसके पश्चात हम हाइड्रोजन देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हैं। तो अब हम लोग अगर इसको लिखते हैं समीकरण को तो हम लोग लिखेंगे, चूँकि इसमें 2 का गुणा किया है तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। तो 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, तीर का निशान, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। तो अब हमारा ये जो समीकरण है ये पूरी तरीके से संतुलित हो गया है, पूर्णतः संतुलित हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोग हिट एंड ट्रायल विधि का इस्तेमाल करके हम लोग जो समीकरण को संतुलित कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और इसकी प्रैक्टिस आप लोग घर पर भी करेंगे, किताबों से देखकर कई प्रकार के जो उदाहरण हैं उनको देखकर आप इस हिट एंड ट्रायल विधि का इस्तेमाल करते हुए समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो ये थी जानकारी आपको समीकरण संतुलित करने के संबंध में।